आज की वेब सीरीज एक ऐसे मुद्दे पर बनी है जिसके बारे में हमारे घरों में आज भी फुसफुसाकर बात की जाती है या फिर बिल्कुल भी नहीं की जाती। एक जॉइंट फैमिली, एक आदर्श लगता ससुराल, पढ़ी लिखी बहू, संस्कारी भाभी और बंद दरवाजों के पीछे छुपा वो सच जिसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप स्ट्रॉन्ग रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज और सामाजिक मुद्दों पर बनी वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशंस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ अकेले देखनी नहीं बल्कि आगे भी बढ़ानी चाहिए। तो कहानी एक बड़ी ज्वाइंट फैमिली से शुरू होती है जहां कमलेश बड़ी बहू के रूप में पूरे घर का काम और किचन संभालती है। उसकी एक छोटी बेटी है पिंकी। एक दिन पिंकी बाहर खेलते हुए देखती है कि कुछ लड़के उसके चाचा अरुण को बुरी तरह से पीट रहे हैं। वो भागकर अपनी माँ को बताती है तो ये सुनते ही कमलेश बिना डरे बाहर निकलती है और अकेले ही उन लड़कों का सामना करके उन्हें भगा देती है। तभी घर के सबसे बड़े सदस्य यानी अरुण के पिता और कमलेश के ससुर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कमलेश और अरुण दोनों पर गुस्सा होते हैं। उनका कहना होता है कि अरुण तो छोटा है पर कमलेश को समझदारी दिखानी चाहिए थी और खुद लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए था। कमलेश जवाब देती है कि वो अपने देवर को पिटते हुए देख नहीं सकती थी। ससुर जी जाने माने लेखक हैं और पूरे परिवार में उन्हीं का अनुशासन चलता है। कमलेश उन्हें बहुत सम्मान देती है और मानती है कि पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं वही सही होता है और उसने अरुण को अपने बेटे की तरह पाला है। कुछ समय के बाद अरुण की शादी की बात चलती है और पूरा परिवार लड़की देखने जाता है। लड़की का नाम पूजा है जो काफी मॉडर्न और लाइफस्टाइल वाली है। ससुर जी कमलेश से कहते हैं कि वो भी लड़की से कुछ सवाल करे तो कमलेश सीधा उसके कपड़ों पर बात कर देती है। क्या वो हमेशा ऐसे ही छोटे कपड़े पहनती है? बाकी सभी को पूजा पसंद आती है और अरुण साफ कहता है कि उसे ये लड़की बहुत पसंद है। अरुण अपनी भाभी के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करता है कि वो अपना फैसला बदल दे क्योंकि वो पूजा से ही शादी करना चाहता है। कमलेश को लगता है कि पूजा उनके घर के संस्कारों के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न है, पर जब अरुण अपने माता पिता की जगह अपनी भाभी के सामने झुकता है तो घर वाले भी चौंकते हैं। आखिरकार अरुण के प्यार और अपने देवर के लिए अपमान को देखकर कमलेश मान जाती है और दोनों की सगाई पक्की हो जाती है। आशीर्वाद लेते समय पूजा गलती से पहले कमलेश के पति के पैर छू लेती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि बड़ी बहू कौन है। बाद में वो कमलेश के भी पैर छूती है। लौटते समय कार में सब पूजा की पढ़ाई लिखाई और समझ की तारीफ करते हैं। ये सुनकर कमलेश को भीतर से थोड़ा चुभता है। उसे डर लगता है कि पढ़ी लिखी नई बहू जिसके आने के बाद घर में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। कुछ दिन के बाद कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही होती है। रास्ते में भीड़ होने से ऑटो रुक जाता है। वो देखने जाती है कि क्या हो रहा है और वहाँ लोगों को नाचते हुए देखकर खुद भी उनके साथ नाचने लगती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो एक LGBT रैली थी। उसे इन सब बातों की समझ नहीं तो वो अचानक असहज और गुस्सा हो जाती है। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी पूजा पर पड़ती है। घर आकर वो पूजा को अकेले में खींच लाती है और सवाल करती है कि वो उस रैली में क्या कर रही थी। पूजा समझाती है कि वो खुद LGBT नहीं है, बस उनके अधिकारों के समर्थन में गई थी। कमलेश जो पुरानी सोच की है वो कहती है कि औरतों को एक दायरे में रहना चाहिए, ऐसी जगहों पर जाना नहीं चाहिए। अब गुस्से में वो पूजा की सगाई की अंगूठी तक उतारने लगती है। जब घर वाले ये सब देखते हैं तो कमलेश को डांटते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ तक कि कुछ लोग ताना मारते हैं कि वो शायद पूजा की पढ़ाई से जलती है। अरुण फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ पूजा से। कमलेश ने अरुण को हमेशा बेटे के जैसा माना है, इसीलिए वो फिर से झुक जाती है। आखिरकार कमलेश और पूजा अकेले बैठकर बातें करते हैं। कमलेश अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसने कॉलेज पूरा नहीं किया, कम उम्र में शादी हो गई, इसलिए उसे दुनिया की बातें समझने में समय लगता है। लेकिन वो ये वादा करती है कि जब भी उसे सही और गलत का फर्क साफ समझ में आ जाएगा तो वो हमेशा सही का साथ देगी। उसकी ये ईमानदार बातें सुनकर पूजा का मन पिघल जाता है और वो कहती है कि उसे पुरानी बातों का कोई गिला शिकवा नहीं है। दोनों में सुलह हो जाती है और परिवार वाले खुश होते हैं। कमलेश वही अंगूठी जिसे उसने गुस्से में उतारा था अब प्यार से फिर से पूजा की उंगली में पहनाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अरुण और पूजा फोन पर बातें करने लगते हैं। शादी वाले दिन अरुण अपने दोस्तों के साथ जमकर शराब पीता है। कमलेश पानी देने आती है तो अरुण मजाक में कहता है, भाभी आपने मुझे बचपन से अच्छी आदतें सिखाई हैं, आज मैं आपको एक बुरी आदत सिखाता हूँ। और फिर वो उसे भी पीने के लिए कहता है। पहले तो कमलेश मना करती है लेकिन देवर की जिद पर थोड़ा पी लेती है।
तभी ससुर जी की आवाज आती है और वो घबराकर तुरंत अपने काम में लग जाती है। शादी अच्छे से पूरी हो जाती है। सुहागरात के समय घर की औरतें बाहर डांस गाना कर रही होती हैं। कमरे के अंदर पूजा बहुत ही थकी हुई महसूस करती है और फिर वो अरुण से कहती है कि आज रहने देते हैं, वो बहुत थक गई है। लेकिन अरुण उसकी बात नहीं मानता, वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पूजा बार बार मना करती है, लेकिन अरुण ज्यादा हिंसक और बेरहम हो जाता है और उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाता है। पूजा पूरी रात रोती रहती है। अगली सुबह कमलेश काम कर रही होती है तो अचानक छत की मुंडेर पर खड़ी पूजा को देखती है। उसे डर लगता है कि कहीं वो वहां से कूद ना जाए। अगले दृश्य में पास के मंदिर में एक बुजुर्ग महाभारत की कहानी सुना रहे होते हैं कि कैसे एक स्त्री को जुए में दांव पर लगा दिया गया था। कमलेश की बेटी पिंकी पूछती है, माँ बिना परमिशन के किसी को दांव पर ऐसे कैसे लगा सकते हैं? कमलेश जवाब देती है कि पुराने समय में भी और आज भी मर्द अक्सर औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। क्वार्टर में लौटकर कमरे के अंदर अरुण पूजा से कहता है, इसमें रोने वाली क्या बात है? अब मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। तुम मुझे गुनहगार मत महसूस कराओ। पूजा गुस्से में कहती है कि उसने जो किया वो गलत था। अरुण चिल्लाकर पूछता है कि वो इसके खिलाफ क्या कर लेगी। पूजा हिम्मत करके कहती है कि वो ये बात सबको बताएगी। अरुण घमंड से चुनौती देता है कि जिसे भी बताना है बता दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसके कदम रुक जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो किससे कहे। उसे डर होता है कि अगर वो कमलेश को बताएगी तो शायद कमलेश उसे ही गलत ठहरा देगी। कोई रास्ता ना देखते हुए वो वापस कमरे में लौट आती है। अरुण ताना मारते हुए पूछता है, क्या तुमने मेरी भाभी को बता दिया? पूजा झूठ बोलती है, हाँ मैंने बता दिया। अरुण और घमंड में आकर कहता है, तो अब देख मैं फिर से वही करूंगा, जिसे बताना है बताती रहना। और वो फिर से उसके साथ जबरदस्ती बुरा बर्ताव करता है। कमलेश के घर की दूसरी तरफ उसी रात उसका पति अपनी बेटी पिंकी को दादी के कमरे में सुला देता है ताकि वो कमलेश के साथ थोड़ा अकेले में समय बिता सके। वो बड़े प्यार से उसके पैर दबाता है, थकी हुई कमलेश का ध्यान रखता है। यहाँ साफ दिखाई देता है कि अपने हिस्से की सीमाओं के भीतर वो अपनी पत्नी से सचमुच लगाव रखता है, उसकी परवाह करता है। उधर दूसरी तरफ पूजा बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रो रही होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस अरुण को उसने पसंद करके शादी की वो उसकी मर्जी के खिलाफ इतना बेरहम हो सकता है। अगली सुबह कमलेश छत पर पूजा को उदास खड़ी देखती है। वो पूछती है कि क्या अरुण से झगड़ा हुआ है। पूजा सीधे कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है कि वो अपने मायके जाना चाहती है। कमलेश उसे समझाती है कि अभी तो शादी को 1-2 दिन हुए हैं, इतना जल्दी मायके जाना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन पूजा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। कमलेश बिना किसी को बताए खुद उसे उसके घर छोड़ने निकल जाती है। पूजा के मायके पहुंचने पर उसके माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं कि वो अगले ही दिन क्यों आ गई। उसकी माँ उसे किचन में ले जाकर असल बात पूछती है। पूजा रोते हुए सब बता देती है। सुहागरात की रात को उसने बार बार मना किया, लेकिन अरुण ने जबरदस्ती की, उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाए। माँ उसने मेरे साथ रेप जैसा बर्ताव किया है। लेकिन माँ ये सुनकर शॉक होने के बजाय उसे चुप करा देती है। वो कहती है कि शादी में ये सब आम बात है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। असल में उसकी माँ लालची होती है। वो चाहती है कि पूजा के ससुर उसके बेटे यानी पूजा के भाई को नौकरी लगवाने में मदद करे, इसलिए वो बेटी पर दबाव डालती है कि वो चुप रहे और घर बसाए। बाहर हॉल में कमलेश और पूजा के पिता भी परेशान बैठे हैं, लेकिन उन्हें असल बात पता नहीं। कमलेश सिर्फ इतना कह पाती है कि उसे खुद नहीं समझ आ रहा कि अंदर क्या चल रहा है। इतने में कमलेश के पति का फोन आता है। वो पूछता है कि वो दोनों कहाँ हैं, घर में सब पूछ रहे हैं। कमलेश जल्द लौटने का वादा करती है। अंदर पूजा की माँ उसे डांटते हुए कहती है, मैं जो कह रही हूँ वही सही है, अब चुपचाप अपने ससुराल वापस जाओ। मजबूर पूजा भारी मन से कमलेश के साथ लौटने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में अरुण का फोन आता है। वो बड़े उत्साह के साथ पूछता है कि वो सुबह सुबह कहाँ चली गई, उन्हें जल्दी हनीमून के लिए निकलना है, वो वापस आ जाए। ये सुनकर पूजा अंदर तक कांप जाती है। उसे लगता है कि जब वो घर में ही उसके साथ इतना बुरा कर रहा है तो हनीमून पर अकेले में क्या होगा। अचानक वो कमलेश से कहती है कि उसे तुरंत बाथरूम जाना है और फिर वो गाड़ी रुकवाने को कहती है। कमलेश उसे समझाती है कि घर करीब ही तो है, थोड़ा सब्र कर लो, लेकिन पूजा बार बार जोर देती है और गाड़ी रोकनी पड़ती है। पूजा टॉयलेट जाने के बहाने वहाँ से भाग जाती है। जब वो काफी देर तक लौटकर नहीं आती तो कमलेश उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। कमलेश घबरा जाती है कि अब घर जाकर क्या जवाब देगी। घर पहुंचने पर जब वो सबको बताती है कि पूजा रास्ते से गायब हो गई है तो ससुर जी और बाकी सब उस पर ही भड़क जाते हैं कि बहू को अकेले बाहर क्यों ले गई।
और उसे खो कैसे गई। सब लोग अलग अलग दिशाओं में पूजा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कमलेश को अचानक से रैली वाली लड़की यानी LGBT प्राइड में मिली सहेली का नंबर याद आता है। वो उससे मिलने जाती है और पूछती है कि कहीं पूजा उसके पास तो नहीं। लड़की मना कर देती है। कमलेश उससे कहती है कि वो उसे उन जगहों पर ले चले जहाँ पूजा जा सकती है। रास्ते भर कमलेश उसे समझाने की कोशिश करती है, ये सब LGBT वगैरह छोड़ दो, तुम तो अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवा दूंगी। लड़की बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनती रहती है। आखिर में वो पूजा को एक पुरानी सुनसान सी जगह पर ढूंढ लेते हैं। वो जगह जहाँ पूजा पहले भी दुखी होने पर जाया करती थी। उसकी सहेली तुरंत समझ जाती है कि उसके साथ कुछ बड़ा हुआ है। वो उसे हिम्मत देती है, कहती है कि तुम्हें लड़ना होगा, ये समाज ऐसा ही है, अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हें साथ की जरूरत है। तभी कमलेश वहीं पहुंच जाती है। सहेली पूजा से कहती है कि कमलेश दिल की बुरी नहीं है, तुम्हें अपनी बात इन्हें बतानी चाहिए। जाते वक्त वो सहेली पूजा को गले लगाती है। कमलेश ये देखकर मासूम सी जिज्ञासा से पूछती है, मैं भी तुम्हें गले लगा सकती हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी तुम्हारी तरह लेस्बियन बन जाऊं। लड़की हंसकर कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, और कमलेश उसे गले लगा लेती है। अब कमलेश पूजा के पास बैठकर प्यार से पूछती है, अब सच सच बता, बात क्या है, तुम्हें क्या तकलीफ है? वो उसे समझाती है कि जो भी बात है उससे शेयर करे, ऐसे घर छोड़कर भागने से कुछ हल नहीं होगा। पूजा हिम्मत जुटाकर रोते रोते सब सच बता देती है कि सुहागरात की रात उसने अरुण से साफ मना किया, लेकिन उसने नहीं सुना, बहुत हिंसक हो गया और उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती की। ये सुनते ही हमदर्दी दिखाने की बजाय कमलेश उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूजा स्तब्ध रह जाती है। कमलेश डांट कर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बात बाहर बताते हुए? बेडरूम की बातें बेडरूम में ही रहनी चाहिए। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब कमलेश की नई नई शादी हुई थी, उसके पति ने रोमांस में उसके गले पर निशान बना दिए थे। जब सहेली ने पूछा तो कमलेश ने झूठ बोल दिया कि बेटी पिंकी ने काट लिया था। उसका बिलीव साफ दिखता है, पति पत्नी के बीच जो भी हो वो कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। कमलेश कहती है कि अरुण बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उल्टा वो पूजा पर ही शक करती है कि जरूर गलती उसकी होगी। पूजा गुस्से में कहती है कि हो सकता है कि वो आपके सामने अच्छा हो, पर मेरे साथ जो किया वो गलत था। लेकिन कमलेश उसकी एक नहीं सुनती। दोनों जब घर लौटती हैं तो किसी को पता नहीं चलता कि पूजा भाग गई थी। सबको लगता है कि वो बस बाहर गई थी। ससुर जी जो बड़े लेखक हैं और वो अपनी इज्जत को लेकर बहुत ही सख्त होते हैं, वो पूजा को बुलाकर चेतावनी देते हैं, ये खानदान बहुत ही बड़ा है, लोग छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं। तुम बस कुछ देर के लिए गायब हुई और बाहर बातें शुरू हो गई। मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना, चुपचाप नियम से रहो। घर की सबसे बुजुर्ग ससुर जी की माँ ये सब देखती हैं। उन्हें अपने बेटे का रवैया पसंद नहीं आता, लेकिन घर पर उसका ही राज होने के कारण वो चुप रहती हैं। उधर कमलेश के मन में हल्का सा शक पैदा होता है। उसे याद आता है कि कॉलेज के दिनों में अरुण पर एक लड़की से बदतमीजी करने का आरोप लगा था, लेकिन तब उसने ही उसे बचा लिया था अपनी परवरिश और भरोसे के नाम पर। वो अपने पति से पूछती है, क्या मैंने अरुण की परवरिश सही नहीं की? वो कोई गलत काम तो नहीं करेगा ना? उसका पति उसे भरोसा दिलाता है कि अरुण बहुत ही अच्छा लड़का है। कमलेश अब भी पूजा की बात उस तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि सच किस तरफ है। अरुण बेखौफ अंदाज में मुस्कुराते हुए हनीमून की तैयारी कर रहा होता है, मानो सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। घर की तरफ पिंकी अपने फ्रॉक का बटन टूटने पर रो रही होती है, लेकिन शादी की भागदौड़ और शोर में कोई उसकी बात सुन नहीं रहा। ये देखकर पूजा आगे बढ़ती है, प्यार से उसके पास जाती है, उसका कपड़ा ठीक करती है और उसे चुप कराती है। कमलेश दूर से ये सब देखती है और पहली बार गहराई से महसूस करती है कि पूजा दिल से बहुत ही अच्छी लड़की है। शादी की रस्मों के बाद जब अरुण और पूजा हनीमून के लिए निकलते हैं तो अरुण के चेहरे पर उत्साह होता है, लेकिन पूजा का चेहरा डर से सफेद पड़ा है। वो ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन अंदर अंदर कांप रही होती है। कमलेश उसे जाते हुए देखती है तो उसके आंखों का डर पहचान भी लेती है, पर अभी वो चुप रहती है। घर पर उसी समय पिंकी अपनी माँ से पूछती है, माँ ये AI क्या होता है? कमलेश को इसका मतलब पता नहीं होता। घर में काम करने वाली नौकरानी सही जवाब दे देती है। इससे कमलेश को झटका लगता है कि इतनी बेसिक चीजें भी उसे नहीं पता, जबकि कम पढ़ी लिखी माने जाने वाली नौकरानी जानती है। उसे पूजा की कही बात याद आती है, कॉन्सेंट, जिसका मतलब तक उसे नहीं पता। संदेह और ग्लानि में कमलेश पूजा की LGBT वाली सहेली के पास जाती है और सीधे पूछती है, क्या मैं सच में बेवकूफ हूँ? लड़की ईमानदारी से कहती है, हाँ आप हैं, लेकिन हमेशा बेवकूफ बने रहना गलत है।
वो कमलेश को एक महिला अधिकारी कार्यकर्ता के पास लेकर जाती है, जो औरतों को उनके अधिकारों और कॉन्सेंट के बारे में समझाती है। वहाँ कमलेश को सिखाया जाता है कि किसी भी रिश्ते में सामने वाले की मर्जी सबसे जरूरी है। कमलेश हैरान होकर पूछती है, क्या सुहागरात पर पति पत्नी के बीच भी मर्जी जरूरी होती है? तो वो औरत साफ कहती है, बिल्कुल, अगर पत्नी का मन नहीं है या वो मना करती है तो पति को रुकना चाहिए। औरतों को ना कहने का पूरा अधिकार है। ये सुनकर कमलेश को पहली बार गहराई से एहसास होता है कि उसने पूजा को थप्पड़ मारकर कितनी बड़ी गलती कर दी। उधर हनीमून पर पूजा कोशिश करती है कि अरुण से बात करके चीजें सुधार ले। वो कहती है, पुरानी बातें भूलकर हम नई शुरुआत करते हैं। पहले एक दूसरे को समझते हैं, बातें करते हैं। अरुण उसे पास बुलाता है, लेकिन पूजा थोड़ा दूर बैठती है। जैसे ही वो अपनी बातें शुरू करती है, अरुण पुरानी हरकतें दोहराने लगता है। पूजा रोककर कहती है, पहले बात करते हैं, पर अरुण मानता ही नहीं। वो हिंसक हो जाता है, उसे मारता पीटता है और फिर जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ घर में कमलेश खुद को बदलने की कोशिश कर रही होती है। वो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगती है ताकि दुनिया को बेहतर समझ सके। उसका पति ये देखकर उसे परेशान नहीं करता, बल्कि उसे पढ़ने देता है। ये छोटा सा बदलाव कमलेश को अच्छा लगता है, जैसे घर का एक मर्द तो धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा है। हनीमून के दौरान अरुण बाहर सबके सामने पूजा के साथ प्यार से नॉर्मल पति की तरह पेश आता है, लेकिन कमरे के अंदर उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वो बार बार पूजा पर दबाव डालता है कि वो उसके साथ रूम में आए और मूड पूरा करे। एक दिन वो उसे लगभग घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और कहता है, मैं जल्दी फ्रेश होकर आता हूँ, तुम तैयार रहना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। डरी हुई पूजा बाथरूम में जाकर सिहर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे बचकर निकले। वो बहाना बनाती है कि उसके पीरियड्स आ चुके हैं। अरुण पहले गुस्सा करता है, फिर शक में पड़ जाता है। दरवाजा खोलो, सबूत दिखाओ। पूजा बुरी तरह से घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब अगर उसने झूठ पकड़ लिया तो वो और ज्यादा हिंसक होगा। उसी वक्त उसकी नजर बाथरूम में पड़े एक ब्लेड पर पड़ती है। अपनी इज्जत और इस पल से बचने के लिए वो अपने प्राइवेट पार्ट पर खुद ही ब्लेड से कट लगा लेती है, ताकि खून देखकर अरुण को यकीन हो जाए कि वो सच बोल रही है और वो पीछे हट जाए। अगले सीन में हनीमून से लौटने के बाद पूजा की हालत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। कमलेश तुरंत अस्पताल पहुंचती है। लेडी डॉक्टर उसे अलग ले जाकर बताती है कि पूजा के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से गहरा और दर्दनाक कट लगा है। कमलेश जब पूजा के पास जाती है तो पूजा रोते रोते सब सच बता देती है। उस आदमी के डर से मैंने खुद को चोट पहुंचाई। सोचिए उस वक्त मैं कितनी डरी हुई थी कि इतना बड़ा और दर्दनाक कदम उठा लिया। अगर आपको मेरी तकलीफ समझनी है तो एक बार खुद को काट कर देखिए, तब समझ आएगा कि मुझे कितना दर्द हुआ। घर लौटकर कमलेश ब्लेड उठाती है, उसे अपने शरीर पर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ हल्का सा दर्द महसूस होते ही उसके हाथ रुक जाते हैं। उस पल में उसे पूजा के दर्द का असली वर्जन समझ में आता है कि अरुण सिर्फ थोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सचमुच में बड़ा अपराधी है। उसे अपनी पहले वाली बात याद आती है, मुझे सही गलत समझने में वक्त लगता है, लेकिन जब मैं समझ जाती हूँ तो हमेशा सही का साथ देती हूँ। अब उसे लगता है कि समय आ चुका है कि वो सचमुच सही के साथ खड़ी हो। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उसके ससुर, वही पढ़े लिखे लेखक, कभी उसे समझाते थे, अगर कोई गलत काम करता है तो सिर्फ वही गुनहगार नहीं होता, जो लोग गलत काम में साथ देते हैं या चुप रहते हैं वो भी उतने ही बड़े अपराधी होते हैं। तुम्हें सिर्फ बुराई से नहीं, बुराई का साथ देने वाले हर इंसान से लड़ना होगा। प्रेजेंट में लौटकर कमलेश अब पूरी तरह से पूजा की बात पर यकीन कर चुकी है। उसे एहसास हो जाता है कि पूजा के साथ जो हुआ उसमें हिस्सा उसका भी है, क्योंकि उसने अरुण का अंधा समर्थन किया, उसके पुराने कारनामों पर पर्दा डाला, उसे बहुत अच्छा लड़का मानकर बचाती रही। वो एक कागज पर उन लोगों के नाम लिखती है जिन्हें वो सजा देना चाहती है, और सबसे पहला नाम खुद का लिखती है, कमलेश। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। छोटा सा अरुण झिझक कर कोने में खड़ा था। घर वालों ने उसे नई भाभी से मिलवाया और उसी दिन से कमलेश ने उसे अपने बेटे की तरह प्यार देना शुरू किया। उधर अस्पताल में अरुण डॉक्टर से मिलने पहुंचता है। वो बेशर्मी से पूछता है, मैं अपनी पत्नी के साथ फिर कब से संबंध बना सकता हूँ? ये सुनकर लेडी डॉक्टर भड़क उठती है। वो गुस्से से कहती है, तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे डर से खुद को ब्लेड से काट लिया और तुम्हें अभी भी अपनी हवस की पड़ी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उसे धक्का देकर बाहर निकलवा देती है। डॉक्टर से ये बातें सुनकर अरुण को पता चलता है कि पूजा ने खुद को चोट पहुंचाई थी। वो गुस्से और ईगो में तिलमिलाकर घर की ओर निकल पड़ता है। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है
घर के एक फंक्शन में कमलेश डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती है। वो जीतने ही वाली होती है, लेकिन परिवार के एक खास रिश्तेदार का दिल रखने के लिए वो जानबूझकर हार जाती है। छोटा अरुण उदास होकर कहता है, भाभी आप जानबूझकर क्यों हारी? मैं आपको कभी हारते हुए नहीं देख सकता। मेरी भाभी को हमेशा जीतना चाहिए। आज बरसों बाद कमलेश इन्हीं बातों को याद करते हुए पूजा से बात कर रही है। उसे गहरा दुख है कि जिस अरुण को उसने इतने प्यार से पाला वही इतना गिर गया। उसे लगता है कि अरुण के बिगड़ने में उसकी जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार की भूमिका भी रही है। वो खुद को, अपनी चुप्पी और अपने अंधे भरोसे को भी गुनाह का हिस्सा मान रही है और शायद पहली बार सच में जीतने के लिए तैयार है, चाहे उसे अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। वो कहती है, मेरे पति को मेरे ससुर और मेरी सास ने पाला, इसलिए वो इतने अच्छे इंसान हैं। अरुण को ज्यादातर मैंने पाला। अगर वो ऐसा निकला है तो वो मेरी गलती है। लेकिन पूजा उसे रोकती है। वो साफ कहती है, आप खुद को दोष देना बंद करिए। अरुण को कोई भी पालता वो ऐसा ही निकलता। औरतें हमेशा हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है, जबकि असली गलती उस मर्द की होती है जिसने अपराध किया है। हमें तो उसे सजा दिलवानी चाहिए। तभी अरुण बहुत ही गुस्से में घर पहुंचता है। घर के बाहर मर्द एक जगह बैठे हुए हैं। अरुण अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता और भाई उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि अंदर अभी औरतों की एक रस्म चल रही है, मर्दों का अंदर जाना मना है। घर की बड़ी औरतें अंदर से दरवाजा बंद कर लेती हैं। यहाँ एक फ्लैशबैक आता है जब कमलेश पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। पूरा परिवार बहुत ही खुश था। कमलेश चाहती थी कि उसे बेटा हो। इसके लिए उसने और अरुण ने मिलकर मन्नतें भी मांगी थी, लेकिन किस्मत ने उसे बेटी पिंकी दे दी और डॉक्टर ने कह दिया कि वो दोबारा मां नहीं बन सकेगी। कमलेश बहुत ही दुखी थी कि उसका कोई बेटा नहीं है। तब उसके पति ने कहा कि मेरा छोटा भाई अरुण ही तुम्हारा बेटा है। उसी दिन कमलेश ने अरुण से कहा था, आज से तुम ही मेरे बेटे हो। आज वही बात उसके सीने में चुभ रही होती है। जिसे बेटे की तरह पाला उसी ने इतना बड़ा पाप कर दिया। अंदर औरतें नाच गा रही हैं, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। कमलेश ने जो डायरी बनाई थी जिस पर वो पहले खुद का नाम लिख चुकी थी, अब घर की दूसरी औरतें भी उस पर अपना नाम लिख रही हैं। यानी वो सब खुलकर पूजा के साथ खड़ी हैं। जैसे ही रस्म खत्म होती है, मर्दों को अंदर आने की इजाजत मिलती है। अरुण सीधे कमलेश के पास भागता है। उसे डर है कि कहीं पूजा ने सब कुछ बता ना दिया हो। वो उखड़े हुए स्वर में पूछता है, पूजा ठीक तो है ना? कमलेश उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तूने जो किया है वो बहुत बड़ा पाप है। मैंने हमेशा तेरा भला चाहा, तुझे बेटे से बढ़कर माना। आज मैं तुझे आखिरी बार आशीर्वाद दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद तेरे बारे में कुछ भी अच्छा सोचने की कोशिश नहीं करूंगी। तेरे किए की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अरुण समझ जाता है कि उसका राज अब छुपा नहीं है, और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है कि जो भाभी माँ हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती थी, आज वही उसके खिलाफ खड़ी है। कहानी में पहले ससुर जी हमेशा ये ज्ञान देते थे कि गलती करने वाला ही नहीं, उसका साथ देने वाला भी अपराधी होता है। लेकिन जब बारी अपने घर की आई तो उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। कमलेश सबके सामने अरुण की करतूत बता देती है। ये सुनकर ससुर जी इस बड़े अपराध को बहुत छोटा मामला बना देते हैं। वो बस इतना कहते हैं, जाओ एक बार माफी मांग लो, बात खत्म। अरुण बेमन से एटीट्यूड में सॉरी बोल देता है और ससुर जी तुरंत बोल देते हैं, चलो मामला खत्म, अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। ये देखकर कमलेश हिल जाती है। उसने हमेशा उन्हें एक आदर्श, पढ़ा लिखा और न्याय प्रिय व्यक्ति माना था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के इतने बड़े अपराध को सिर्फ एक सॉरी से माफ कर दिया। जब कमलेश अकेले में उनसे बात करती है तो ससुर जी उसी पर चिल्लाने लगते हैं, बेडरूम की बातें बाहर लाने की क्या जरूरत थी? मैंने मामला सुलझा दिया है, अब चुप रहो। कमलेश उन्हें चुनौती देती है, आप तो हमेशा सही का साथ देने की बात करते थे, फिर आज अपने ही बेटे को क्यों बचा रहे हैं? आपने उसे सही सजा क्यों नहीं दी? ससुर जी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में कह देते हैं, अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी होगी। अगर दोबारा इस बारे में जिक्र किया तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। अपनी इज्जत के घमंड में वो हद पार कर देते हैं कि कमलेश, पूजा और पिंकी तीनों को घर से बाहर निकाल दिया जाए। उन्हें भरोसा होता है कि कमलेश को बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं। वो कुछ देर बाहर रहकर डर जाएगी और रोते रोते वापस उनके पैरों में गिर जाएगी। कमलेश, पूजा और छोटी पिंकी एक गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाते हैं। रास्ते में पहली बार कमलेश के मन में डर आता है, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या मैंने गलती कर दी? क्या वापस लौट जाना चाहिए? हिम्मत टूटती है और कमलेश एक बार फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाती है। वो पूजा और पिंकी को छोड़कर खुद वापस ससुराल लौट आती है। अपने पति को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। उसका पति उसे संभालता है और अपना पुराना जख्म खोलता है। एक बार मैंने बस में एक लड़की के साथ बदतमीजी होते देखी थी। मैं डरपोक था, कुछ नहीं कर पाया। मुझे आज भी उस बात का अफसोस है। तुम मेरी तरह मत बनो, तुम बहुत मजबूत हो। जाओ पिताजी के खिलाफ लड़ो, मुझे तुम पर भरोसा है। इन बातों से कमलेश को नई हिम्मत मिलती है। वो फिर से पलटती है, लेकिन इस बार झुकने के लिए नहीं, लड़ने के लिए। ससुर जी सोचते हैं कि वो माफी मांगने आई होगी, लेकिन कमलेश साफ कहती है, मैं माफी मांगने नहीं, आपको ये बताने आई हूँ कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वो पूजा को लेकर अपने नाना जी के घर चली जाती है। कमलेश के नाना जी पुराने जमाने के वकील हैं। जब वो पूरी कहानी सुनते हैं तो कानूनी स्थिति समझाते हैं। कानून के हिसाब से पति का पत्नी के साथ जबरदस्ती करना कभी साफ साफ अपराध की तरह दर्ज नहीं है। सीधे मैरिटल रेप पर केस करना मुश्किल है, इसलिए हमें दूसरा रास्ता चुनना होगा, दहेज और क्रुएलिटी का केस। ये सुनकर कमलेश को बुरा लगता है कि उन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। इतना बड़ा अपराध करने वाले को सजा दिलाने के लिए अगर ये रास्ता लेना पड़े तो ये गलत नहीं है। नाना जी समझाते हैं कि जब मर्द गलत रास्ता अपनाते हैं तो औरतों को भी जीतने के लिए कभी कभी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। वो केस की फाइल तैयार करते हैं, जिसमें सिर्फ अरुण ही नहीं, उसके माता पिता यानी ससुर और सास के नाम भी शामिल करते हैं। ये देखकर कमलेश भड़क उठती है। मेरे सास ससुर ने क्या किया है, उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। पूजा याद दिलाती है, जब मुझे सजा से बचाया जा सकता था तब तो वो चुप रहे, इसलिए वो भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। कमलेश बहस करती है कि अगर मैं समझकर बदला ले सकती हूँ तो वो भी बदल जाएंगे। गुस्से में वो केस के कागज नाना जी से छीन कर जला देती है। कानूनी रास्ता वही रुक जाता है। पूजा और नाना जी निराश हो जाते हैं। तभी नाना जी पूजा से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास इंटरनेट या सोशल मीडिया है? अगर कानून हमारा साथ नहीं दे रहा तो हम दुनिया के सामने सच रखेंगे। वो कमलेश को बताए बिना ऑनलाइन शिकायत और पब्लिक पोस्ट के जरिए लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन कमलेश उनकी बातें सुन लेती है। उसी रात वो छुपकर अपने ससुराल फोन करती है और ससुर जी को सब बता देती है कि उन पर केस और शिकायत होने वाली है, ताकि कम से कम उसके सास ससुर जेल ना जाए। जब पुलिस अरुण और उसके मम्मी पापा को गिरफ्तार करने घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उन्होंने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। नाना जी हैरान रह जाते हैं, उन्हें इतनी जल्दी खबर कैसे मिल गई। पूजा को सच पता चलता है कि कमलेश ने ही रात को फोन करके उन्हें सावधान किया था। वो गुस्से से भर जाती है। उसे लगता है कि कमलेश फिर उसी पुरानी जगह लौट आई है, जहाँ परिवार की इज्जत सच से ज्यादा जरूरी है। इधर ससुर जी अब और खतरनाक हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि कमलेश और पूजा ने हद पार कर दी है, इसलिए अब उन्हें सबक सिखाना होगा। उधर कमलेश तनाव में होती है और उसी झुंझलाहट में वो अपनी मासूम बेटी पिंकी पर गुस्सा निकाल देती है। नाना जी उसे समझाते हैं, बच्चों पर गुस्सा करना गलत है, असली दुश्मन कोई और है। अब ससुर जी और भी सतर्क हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें और चतुर बनना होगा, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन ससुर जी यहाँ एक खतरनाक चाल चलते हैं। वो अरुण और अपने बड़े बेटे यानी कमलेश के पति को लेकर पूजा के मायके पहुँचते हैं। दोनों बेटों को बाहर ही खड़ा कर देते हैं और खुद अंदर जाकर पूजा के पिता से मिलते हैं। पूजा के पिता को तो चल रहे केस वगैरह के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। ससुर जी मीठी मीठी बातों में उन्हें फंसाते हैं और लालच देते हैं कि वो उनके बेटे को अच्छी नौकरी दिलवाएंगे, परिवार में मदद भी करेंगे। फिर वो धीरे से पूजा के पिता को दवा मिली हुई ड्रिंक पिला देते हैं, जिसे पीते ही उन्हें चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। बाहर अरुण और उसके बड़े भाई यानी कमलेश के पति के बीच में बहस हो रही होती है। अरुण बेशर्मी से कहता है कि मर्द वही है जो अपनी मर्जी चलाए। इस पर कमलेश का पति उसे मुंह तोड़ जवाब देता है, तुमसे ज्यादा मर्द तो मेरी पत्नी है, जो तुम्हारे जैसे अपराधी को सजा दिलाने की हिम्मत रखती है। तभी खबर आती है कि पूजा के पिता की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जैसे ही पूजा तक ये बात पहुंचती है तो वो घबरा जाती है। वो रोते हुए कमलेश को गले लगाती है और कहती है, मेरे पापा की हालत बहुत ही खराब है, मुझे तुरंत उनके पास जाना होगा। कमलेश और पूजा तुरंत अस्पताल पहुंचती हैं। वहां पता चलता है कि अब पूजा के पिता खतरे से बाहर हैं। असल में ससुर जी ने उन्हें कोई ऐसा जहरीला जहर नहीं बल्कि हल्की दवा दी थी, जिससे चक्कर आकर वो बेहोश हो गए। पूरा ड्रामा सिर्फ एक नाटक था, ताकि पूजा को इमोशनल तरीके से तोड़कर वापस ससुराल लाया जा सके। अस्पताल में अरुण बहुत ही शरीफ बनने का नाटक करता है। वो सबके सामने पूजा से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के पिता पहले से ही ससुर जी के एहसानों तले दब चुके होते हैं, क्योंकि वो उनके बेटे को नौकरी दिलवाने और अस्पताल का पूरा खर्चा उठाने की बात कर चुके हैं। वो पूजा से कहते हैं कि बेटी, दामाद जी की बात मान लो और उनके साथ घर वापस चलो।
पूजा समझ जाती है कि ये सब एक जाल है, लेकिन अपने पिता की मजबूरी को देखकर वो फंस जाती है। वो कमलेश की तरफ मदद भरी निगाहों से देखती है, पर कमलेश भी इस पल बेबस नजर आती है। आखिरकार ससुर जी सभी को साथ लेकर फिर से अपने घर लौट आते हैं। कमलेश मन ही मन सोचती है कि वो सब फिर से उसी पिंजरे में कैद हो गए हैं जहाँ से निकलने की उसने थोड़ी देर पहले कोशिश की थी। कुछ दिनों के बाद पूजा के माता पिता उनके घर मिलने आते हैं। ससुर जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परिवार एक घोंसले की तरह होता है जिसे कभी बिखरने नहीं देना चाहिए। उनका मतलब साफ था, औरतों को चाहे कितनी भी तकलीफ हो, उन्हें एडजस्ट करके उसी घर में रहना चाहिए। ये सुनकर पूजा के अंदर आग जल जाती है, लेकिन वो चुप रह जाती है। उधर अरुण फिर से कमलेश के पास आता है और कहता है, भाभी अब तो सब ठीक हो गया है, आप मुझसे पहले की तरह बात क्यों नहीं करती? अगर नाराज हैं तो मुझे मार लीजिए। कमलेश उसे झिड़कते हुए कहती है, अगर मैंने तुझे मारा तो तेरी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा। अरुण खींचकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूजा अब भी उससे बेहद डरी हुई होती है। इसी बीच घर की सबसे बुजुर्ग दादी यानी ससुर जी की माँ कमलेश और पूजा को रोकती है। वो तीखे शब्दों में ताना मारती हैं। मुझे लगा था कि तुम दोनों बाहर जाकर कुछ बड़ा करोगी, समाज में बदलाव लाओगी, पर तुम दोनों तो बिना किसी शर्म के वापस इस नरक में लौट आई। कमलेश और पूजा ये सुनकर दंग रह जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि दादी ने अपने जमाने में बहुत जुल्म सहे होंगे और वो चाहती थी कि आज की बहुएं उस जंजीर को तोड़े, लेकिन वो दोनों अभी तक नाकाम रही हैं। दादी की कड़वी लेकिन सच्ची बातें सुनकर दोनों के अंदर फिर से जोश आ जाता है। दादी कहती है, मर्द हमेशा हमें धोखा देते आए हैं, पर अब और नहीं। तुम इस घर के अंदर रहकर भी अपनी लड़ाई लड़ सकती हो। मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर कमलेश और पूजा को नई हिम्मत मिलती है। गांव के मंदिर में रोज एक गुरुजी पौराणिक कथा सुनाते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं आते। पूरा गांव और परिवार वहां इकट्ठा होता है। कमलेश हिम्मत करके गुरुजी की जगह आसन पर बैठ जाती है। एक औरत पूछती है, क्या तुम्हें कथा सुनानी आती है? कमलेश जवाब देती है, मुझे गुरुजी के जैसी कथा तो नहीं आती, लेकिन आज मुझे एक कहानी जरूर सुनानी है। कमलेश कहानी शुरू करती है। पुराने जमाने में औरतों का बहुत सम्मान होता था, लेकिन धीरे धीरे मर्दों ने उन्हें सिर्फ घर का काम करने और अपनी जरूरतें पूरी करने की चीज बना दिया। बातों बातों में वो सीधे सीधे अपने ससुर की तरफ इशारा करने लगती है। ससुर जी घबरा जाते हैं और कमलेश के पति से कहते हैं, अपनी पत्नी को चुप कराओ। लेकिन इस बार पति अपनी पत्नी का साथ देता है। वो उसे रोकता नहीं, बोलने देता है। तभी कमलेश पूजा को मंच पर आने के लिए बुलाती है। अरुण और ससुर जी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पूजा उनकी पकड़ से निकलकर सबके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और ऊंची आवाज में कहती है, मेरे साथ इस घर में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे पति ने मेरे साथ दरिंदगी की और घर के बड़ों को सब पता होने के बाद भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। पूरा गांव ये सुनकर सन्न रह जाता है। ससुर जी अपनी इज्जत बचाने के लिए चिल्लाते हैं, ये सब क्या बकवास है? सब लोग अपनी अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन कमलेश आगे बढ़कर कहती है, वही लोग यहाँ से जाएं जिनके साथ कभी कोई अन्याय नहीं हुआ। बाकी औरतें यहीं खड़ी रहें। कुछ ही पल में गांव की दर्जनों औरतें एक एक करके आगे आती हैं और पूजा के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। अब माहौल बदल चुका है। पहली बार इतने लोगों के सामने कोई औरत अपनी कहानी कह रही है और दूसरी औरतें उसका साथ छोड़ने की बजाय उसके साथ में खड़ी हैं। अरुण गुस्से में पूजा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन कमलेश बीच में उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर उसी हाथ से उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। दादी और ससुर जी की पत्नी यानी कमलेश की सास भी बहुओं के साथ आकर खड़ी हो जाती है। कमलेश ससुर जी की तरफ देखकर कहती है, आज मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब औरतें अपने हक के लिए खड़ी हैं। कमलेश का पति भी सामने आकर अपनी गलती मानता है। मैं भी गुनहगार हूँ, क्योंकि सब जानते हुए भी चुप रहा। अरुण डरकर सबके सामने माफी मांगने लगता है, लेकिन पूजा उसे माफ नहीं करती। वो कहती है, आज भले ही कानून तुम्हें सजा ना दे पाए, लेकिन भविष्य में तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। आखिरी सीन में कमलेश और पूजा सिर ऊंचा करके वहां से चल देती हैं। उन्होंने समाज की पुरानी सोच, डर और चुप्पी तीनों को हराकर अपनी आवाज उठा दी और यहीं पर यह वेब सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भर भर कर शेयर करिए ताकि ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही वेब सीरीज और मूवीज की डिटेल्ड, इमोशनल और क्लियर एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर दीजिए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो।
अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।